जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ट्यूब स्टडी एनी टाइम में। और आप सभी लोग एक बार बता देंगे कि ऑडियो और वीडियो जो है आप सभी लोगों के पास क्लियर जा रहा है कि नहीं। जल्दी से सभी लोग कंफर्म करेंगे कि ऑडियो और वीडियो जो है आप सभी लोगों के पास जा रहा है या नहीं सही से। और आप सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन से कितने बच्चे जुड़े हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से कितने स्टूडेंट जुड़े हैं। जल्दी से बताइए, नोटिफिकेशन से कितने स्टूडेंट जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप सभी लोगों के पास अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो आप लोग को क्या करना होगा कि जो भी वीडियो मेरा जो स्टार्ट हो रहा है, लाइव हो रहा है, उसका नोटिफिकेशन आप लोग लेने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आपको बगल में देखिएगा एक बेल आइकन होता है, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो आपके जितने भी वीडियो होंगे मेरे, वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों को मिल सके। और सबसे पहले आप सभी लोग जो वीडियो पे क्लिक किए हैं तो आप सभी लोग को एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि जो हम लोग 30 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में जो करेंगे वो एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आप सभी लोग जो है इस प्रकार से कर लेंगे कि इसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो ज़्यादा हम लोग देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सभी शेर श्रेणी यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण के द्वारा जो है, किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो एफ होता है ना, वो जो है क्या होता है तो ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। जो किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है तो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो फोकस दूरी जो होता है वो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है तो हमेशा क्या होता है तो ऋणात्मक होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। और आप सभी लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है, जो यहाँ पे देखिए समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कहाँ, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो कहाँ होता है तो अनंत होता है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है तो अनंत होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जो अवतल दर्पण है उसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। कई बार बोर्ड में क्या पूछता है, 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर का मतलब क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के उपयोग लिखें, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या लिखे तो अवतल दर्पण के उपयोग लिखे। तो आप सभी लोग को बताते हैं इसके उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक नॉर्मल ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डील करा देंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और आप सभी लोगों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। इतना मेहनत किसके लिए किया जा रहा है, आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को सपोर्ट करना मतलब जो है फर्ज बनता है। देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसका हम लोग उपयोग जो करते हैं वो टॉर्च में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं, टॉर्च में करते हैं। जो सर्च लाइट होता है, सर्च लाइट जो होता है उसमें हम लोग उसका यूज करते हैं। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का जो दूरी होता है, जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। और आप सभी लोगों को याद रखना है जो अवतल दर्पण होता है उसको हम लोग किस किस का उपयोग पूछा जाए तो उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हैं, सर्च लाइट में यूज करते हैं, गाड़ी का हेडलाइट में यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो अवतल दर्पण का जो उपयोग करते हैं ना, अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी लोग को बताते हैं जो आपका उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण के उपयोग भी आप सभी लोगों को याद रखना है। वाहन का जो पीछे वाला, जो वाहन का पीछे का जो दर्पण होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वाहन में पीछे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाहन के जो पीछे देखने के लिए हम लोग जो दर्पण लगाते हैं वो किस चीज का होता है तो उत्तल दर्पण का होता है। जो सर्च लाइट होता है वो अवतल दर्पण का होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो सर्च लाइट होता है, उसके बाद में टॉर्च हो गया, गाड़ी के हेडलाइट हो गए, ये सभी अवतल दर्पण का उपयोग से हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उसमें उपयोग करते हैं।
गाड़ी में जो है वाहन के पीछे देखने के लिए, जो वाहन होता है उसको पीछे देखने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जिस दर्पण को यूज करते हैं वो आपका उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल आपको यहाँ पे याद रखना है, जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है, ठीक है, माइनस में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी शेर श्रेणियों से, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो दर्पण है ना, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या करना है, तो संबंध स्थापित करना है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जानना पड़ेगा कि r इज इक्वल टू क्या होता है। तो r इज इक्वल टू यानी कि वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होता है वो 2f होता है, यानी कि फोकस का क्या होता है, दुगना होता है। r क्या होता है, तो फोकस का दुगना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों से पूछा जाए कि f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सामान्य दृष्टि जो होता है, जो सामान्य दृष्टि के लिए हम लोग स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि जो होती है उसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है। जो सामान्य आंख होता है उसके लिए जो स्पष्ट न्यूनतम जो दूरी होता है वो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर पे जो है वो स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को देख सकता है। अगर पूछा जाए अधिकतम के बारे में पूछा जाए तो अधिकतम कितना हो जाएगा, तो अधिकतम जो हो जाएगा आपका अनंत हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो श्वेत प्रकाश होता है ना, जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग ऐसा है, रंग को क्या कहते हैं, रंग को वर्ण भी कहते हैं। जब किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, यानी कि जब हम लोग किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं और गुजरने के बाद सबसे कम कौन सा रंग झुकता है, तो सबसे कम जो रंग झुकता है ना, जो विचलन होता है सबसे कम रंग का, तो आपको याद रखना है जो सबसे कम जो बिजली होता है वो आपको लाल रंग का होता है। अगर सबसे अधिक की बात करें तो आपका बैगनी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे कम पूछा गया है तो लाल हो जाएगा, अगर सबसे अधिक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, बैगनी। यानी वहीं पे कभी कभी क्या पूछ जाता है, तो विचलन सबसे अधिक इसका होता है, तो विचलन सबसे अधिक होता है बैगनी रंग का। और जो है आपको याद रखना है सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का। और जो हम लोग रंग होता है उसको क्या कहते हैं, रंग को हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, तो वर्ण के नाम से भी जान लेते हैं। तो वर्ण बराबर क्या होगा, रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मानव जो आंख होता है, जो मानव का जो आंख होता है, ह्यूमन आई जो होता है, उसके द्वारा रेटिना के द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब जो होती है या छवि होती है वो किस प्रकार की होती हैं, काल्पनिक होता है या वास्तविक होता है। तो आपको याद रखना है जो मानव के द्वारा जो है, जो मानव का जो आंख होता है उस पर बना जो प्रतिबिंब होता है रेटिना के द्वारा, रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो आपको रियल और जो है क्या बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप सभी लोग को याद रखना है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है, तो आपको याद रखना है मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपको कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। और आपको याद रखना है रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि आकाश का रंग जो होता है वो नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों। इसका पीछे रीजन क्या है, तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो होता है वो कैसा प्रतीत होता है, हमको कैसा दिखाई देता है, तो हमको जो है वो दिखाई देता है आपको किस प्रकार से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। चलिए यहाँ पे आप सभी लोगों को याद रखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और अपवर्तन के नियम पूछा जाए तो अपवर्तन के नियम भी 2 ही होते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन जो है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये बार बार बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। और यहाँ पे
ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का जो रंग होता है वो नीला प्रतीत होता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा और सभी लोग लास्ट में बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ। 30 क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, किस दर्पण के द्वारा जो है, किस दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी कि बड़ा बनता है, यानी कि जो वस्तु होता है उससे जो प्रतिबिंब बनता है ना वो उससे बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो है पीछे बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। और उस समय क्या होता है, तो आभासी बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है। और आपको याद रखना है, और वस्तु के आकार से बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो किस दर्पण के द्वारा, तो अवतल दर्पण के द्वारा जो है वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बनता है, ठीक है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु से क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा होता है। और क्या होता है, तो आभासी होता है। और आपको याद रखना है, आकार में क्या होता है, तो वो बड़ा होता है। अगर भाई पूछा जाए ये आपका समतल दर्पण है, समतल दर्पण क्या करता है, तो समतल दर्पण हमेशा क्या बनाता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इसको याद रखना सभी श्रेणियों को। देखिए, सारे क्वेश्चन को हम डिटेल्स में बता रहे हैं, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो हम जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करें। और पर डे आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, रात में 8:30 पे आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। यूट्यूब पर लाइव होगा और आपको 9 बजे जो है 9:30 या मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर जो है आप सभी लोगों को 9:15 से मतलब आप सभी लोगों का टेलीग्राम पे यूज हो जाता है। और आप लोग अबाउट सेक्शन से सारे ग्रुप में आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ताकि आप सभी लोगों को अधिक से अधिक इस चैनल से आप सभी लोगों को लाभ मिल सके। और फटाफट से एक बार सभी शेयर श्रेणी क्या करेंगे, तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे। सभी शेयर श्रेणी गुरु दक्षिणा के रूप में आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। और आप सभी लोग अपना क्षमता दिखाइए कि कितने लोगों के पास आप लोग शेयर कर सकते हैं। और आप सभी लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेहतर क्लास हम लेकर के आएंगे। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हम ए और बी नहीं बताएंगे, ठीक है, कि 8 का ए हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, हम पूरे डिटेल्स के साथ चलेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस है, ठीक है, किस लेंस के द्वारा जो है निकट का मतलब क्या होता है, निकट में कितने अक्षर हो जाएंगे, 3 अक्षर हो जाएंगे। और निकट जो होता है, जो 3 4 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है, जब भी निकट आवेगा, निकट आने पर क्या होगा, तो निकट आने पर निकट दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग किस दर्पण का यूज करेंगे, तो अवतल दर्पण का यूज करेंगे, और सॉरी अवतल लेंस का यूज करेंगे, दर्पण का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जो है दर्पण होता है एक ही सतह जो है उसका जो है दिखाई देता है, अन्यथा जो है दोनों सतह वो, यहाँ पे याद रखना है आप सभी लोगों को, जो अवतल दर्पण होता है अवतल दर्पण का यूज करेंगे। और अवतल दर्पण का यूज करेंगे, यहाँ पे जो दूरदृष्टि दोष होगा उसमें हम लोग किस चीज़ का यूज करेंगे, तो दूरदृष्टि में हम लोग किसका यूज करेंगे, तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या याद करना है, तो यहाँ पे अक्षर को गिन लेना है, ठीक है। निकट में कितने अक्षर, निकट में आपको 3, ठीक है। और आपको जो है अवतल जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो उत्तल में कितने अक्षर, उत्तल में 3 अक्षर, और दूरदृष्टि में 2 अक्षर, यानी कि 2 याद रखना है, 2 हो जाएगा। दूरदृष्टि होगा तो 3 यूज करेंगे, ठीक है। और निकट हो गया यानी कि 3, तो 4 यूज करेंगे, अवतल दर्पण को यूज करेंगे, इसको याद रखना है। तो यहाँ पे हम लोग किस दर्पण को यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, किस दर्पण का उपयोग करेंगे निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो हम लोग अवतल लेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे इस चीज को दूर करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे, तो अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वही अगर दूर दृष्टि पूछता तो दूर दृष्टि में लोग किस लेंस का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उत्तल लेंस का यूज करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि तबीयत सही नहीं है और पढ़ा रहे हैं। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे जल्दी से। आप सभी लोगों को कंटिन्यू क्लास मिलेंगे तो आप सभी लोग शेयर जरूर करेंगे अपने भाई बहन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग वीडियो को जो है अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करें। और ऐसा नहीं है कि आप सभी लोगों को कॉपी का मतलब बुक का जो है फ़ोटो खींच के लेके चले आते हैं। यहाँ पे टाइप करना पड़ता है, टाइप करने में टाइम लगता है, और आप सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोगों के लिए सोच रहे हैं कि जो है आने वाले टाइम में आप सभी लोगों का सब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब इस शेर श्रेणियों से सभी शेर श्रेणी एक बार इसका आंसर देंगे कि जो है निम्नलिखित में कौन सा उपकरण होता है, यानी कि क्या वो कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा जो हम लोग विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाते हैं कि कोई तार है उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उपस्थित है या नहीं है, इसकी पता हम लोग किस चीज़ से लगाते हैं, वो कौन सा यंत्र है, किस यंत्र के द्वारा जो है विद्युत धारा की उपस्थिति का या उपस्थिति को दर्शाया जाता है, उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर से के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जो हम लोग क्या करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाते हैं। और आपको याद रखना है जो एम्पियर होता है, एम्पियर क्या करता है, तो एम्पियर जो है क्या करता है, तो विद्युत धारा को क्या करता है, तो मापता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो विभव को मापता है। वोल्ट मीटर किसको मापता है, तो विभव को मापता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो एम्पियर होता है, एम्पियर किसको मापता है, तो एम्पियर आपको क्या मानता है, तो विद्युत धारा को मापता है। ठीक है, मापता कौन है, तो विद्युत धारा को मापता कौन है, तो विद्युत धारा को कौन मापता है, तो आपको याद रखना है एम्पियर जो होता है, एम्पियर जो है सॉरी यहाँ पे ए मीटर, सॉरी यहाँ पे हम गलती बता रहे थे आप सभी लोगों को। यहाँ पे याद रखना है जो विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, वो आपका क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो आपको क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और आपको याद रखना है विद्युत धारा को हम मापने के लिए किस यंत्र का यूज करते हैं, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का यूज करते हैं, तो ए मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ए मीटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। जो ए मीटर होता है उसको हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो ए मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, जो ए मीटर होता है उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पे हम कुछ गलती बता दिए थे आप सभी लोगों को, क्या कि जो है जो विद्युत धारा होता है ना, विद्युत धारा को हम लोग किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा को एम्पियर बता दिए थे, जो कि गलती होगा क्योंकि जो है विद्युत धारा जो आपका एम्पियर होता है, एम्पियर विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है, जबकि आपका जो है जो हम विद्युत धारा को मापने के लिए जो यंत्र का यूज करते हैं तो वो होता है आपका ए मीटर। ठीक है, समझ में है ना। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। और विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम किस यंत्र का यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सभी श्रेणियों से सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, एक बार शेयर करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी श्रेणी बताएंगे कि जो आपका विभवांतर होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जो विभवांतर होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या समझना है, तो यहाँ पे अगर विभवांतर का अगर परिभाषा पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, तो दो विभव के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, दो विभव के बीच के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का जो एसआई मात्रक या विभव का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो आपको वोल्ट होता है। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपको याद रखना है जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको क्या होता है, तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। अगर वही आपसे पूछा जाए जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है आपको याद रखना है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है एम्पियर होता है। अगर वही पूछा जाए आपसे कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है आपको क्या होता है, तो कूलैम होता है, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एम्पियर को कैसे से डिनोट करते हैं, तो ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अगर ओम की बात की जाए तो ओम को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी शेयर श्रेणी इसका जवाब देंगे। सभी शेयर श्रेणी एक बार शेयर करेंगे। सभी लोग सबसे पहले तो एक बार शेयर करिए ताकि हमें सपोर्ट मिले आप सभी लोगों से। जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे, फटाफट से सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, जल्दी से सभी लोग शेयर करेंगे। देखिए तबीयत खराब है फिर भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी लोग का फर्ज बनता है कि आप सभी लोग सपोर्ट करें, जल्दी से सभी लोग सपोर्ट करें, शेयर करें। सभी लोग जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए ताकि हम लोग अगला वीडियो जो है आप सभी लोग का कल जो है रात में
8:30 पे क्लास होगा। और आप सभी लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर आप सभी लोग ऑल नोट्स चाहते हैं, ठीक है, ऑल नोट्स चाहते हैं आप सभी लोग मेरा लेना, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो ऑल नोट्स के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 9576 पे कॉल करके आप सभी लोग बात कर सकते हैं, और बात करके आप सभी लोग मेरा ऑल नोट ले सकते हैं। जो भी यहाँ पे क्लास होगा उसका भी PDF आप सभी लोगों को वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे बर्थडे क्विज होता है। और आप सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप सभी लोग जो यूट्यूब चैनल से वीडियो देख रहे हैं, जो अपने यूट्यूब चैनल से जो वीडियो देख रहे हैं, उसके अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे सारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी सेट नहीं बताएंगे। निम्नलिखित में किस संयोजन के द्वारा, यानी संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है, किस संयोजन के द्वारा जो है प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे प्रतिरोध का क्या मान कहा जा रहा है, तो बढ़ाना है, यानी कि किस तरीके से हम लोग किसी प्रतिरोध को जोड़े कि उसका जो मान है, 2 प्रतिरोध या 3 प्रतिरोध हो, उसको हम लोग जोड़ने के बाद उसका मान बढ़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 1 ओम का एक प्रतिरोध लेते हैं, 2 ओम, 3 ओम का एक प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर वही इसको हम लोग बटा करके जोड़ेंगे, तो अगर समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो समानांतर क्रम में क्या हो जाएगा, तो इसका जो मान आएगा बहुत ही कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बुआ, तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किसके कारण, किस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में अगर हम लोग किसको जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर वही कह दे कि घटता है, किस तरीके से हम लोग जोड़े कि प्रतिरोध का मान घट जाए, तो क्या हो जाएगा, तो समानांतर क्रम में हो जाएगा। सभी लोग को याद रखना है। चलिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और नहीं भी पूछे हुए हैं तो ये आप सभी लोगों को याद रखना है कि अगला जो एग्जाम होगा उसमें सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको, आप सभी लोग अगर क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे, मतलब जो है लगभग 60 से 70% ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि क्वेश्चन बैंक का है, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा में आप सभी लोग को बता दें कि एक्स्ट्रा में जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सही लग रहा है, बाकी अधिक क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उतना आप सभी लोग करिए, और उतना ही से बोर्ड में आपके क्वेश्चन आएंगे, और आप सभी लोग टेंशन मुक्त होकर के जो है तैयारी करिए बढ़िया से, और बढ़िया से जाके एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय बल रेखा होता है, जो चुंबकीय बल रेखा होता है उसकी प्रकृति जो होती है, यानी कि उसका नेचर कैसा होता है, तो नेचर जो होता है वो क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। जो क्या होता है, तो आभासी के रूप में होता है, यानी कि उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, वास्तविक नहीं होता है, उसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो क्या होता है, तो आपको काल्पनिक होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है, ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आप सभी लोगों को जो है पता चल पाए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला किसी को पता है तो बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी से सभी लोग कमेंट कर बताइए। ग्लूकोज का सभी लोग फार्मूला जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, और ये आप सभी लोगों का होमवर्क है, ठीक है। ये आप सभी लोगों का होमवर्क है। अगर आप सभी लोगों को नहीं पता हो तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा। और वैसे तो हम कमेंट में आप सभी लोगों को बता दें कि ये ग्लूकोज की फार्मूला की बात करते, चलिए बता ही देते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज की जो फार्मूला होती है वो क्या होता है, C6H12O6 होगा, ठीक है। ये आपको ग्लूकोज की फार्मूला हो जाएगा। और आपको याद रखना है, कि यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो आपका कार्बन की संयोजकता पूछा जा सकता है, कार्बन के कितने अणु होते हैं ग्लूकोज में, कार्बन के जो अणु होते हैं वो कितने होते हैं, तो कार्बन के जो अणु होते हैं वो 6 होते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बुआ, सभी लोग बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों से हम कुछ करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के स्क्रीन पे ये रहा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो किसके बराबर होता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है
3.6 गुना 10⁻6 जूल जो होता है वो 1 किलो वाट घंटा के बराबर होता है। जो 1 किलो वाट घंटा होता है, जो 1 किलो वाट 1 किलो वाट 1 किलो और घंटा जो होता है, 1 किलो वाट जो घंटा होता है वो क्या होता है, तो 1 किलो वाट घंटा जो होता है उसको हम लोग एक यूनिट कहते हैं, और एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हुआ, तो आपको याद रखना है। आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है जो 1 किलो वाट घंटा है, 1 किलो वाट घंटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो 1 किलो वाट जो घंटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। ठीक है, यूनिट कहते हैं। और 1 किलो यूनिट में कितना होता है, तो 1 किलो यूनिट किसके बराबर होता है, तो 1 किलो यूनिट जो होता है वो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए, जूल होता है, जूल जो होता है किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, जल्दी से सभी लोग को कमेंट करके बताएंगे। शक्ति का सही मात्रक क्या होता है, शक्ति जो होता है उसका सही मात्रक क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, और ये आप सभी लोगों का होमवर्क है। चलिए, आप सभी लोग बताएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो आपका क्या करेक्ट आंसर होगा, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। सभी लोग का कमेंट देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है, तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। और आप सभी लोगों को कुछ नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत अभी बताते हैं। जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होंगे वो कौन कौन हो जाएंगे, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। जो पवन होता है, जो हवा ऊर्जा जो होता है, पवन ऊर्जा जो होता है वो आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। जो जल ऊर्जा जो होता है, जल विद्युत संयंत्र जो होता है, या जल विद्युत ऊर्जा कह सकते हैं, जल विद्युत ऊर्जा जो होता है ये भी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन हो जाएंगे, तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे कोयला से प्राप्त ऊर्जा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, क्या हो जाएगा, तो ये अगर पूछा जाए अनवीकरणीय पूछा जाए तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगा, तो आपको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पूछा गया, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन हो जाएगा, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन हो जाते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कौन हो जाएगा, तो पवन ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा आपको जो है, और आपको याद रखना है सौर ऊर्जा हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। 3 आपको उदाहरण यहाँ पे बता दिए, और कभी भी इसको याद रखना है ताकि जो है कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो वहाँ पे आप सभी लोग जो है उसको अपने दिमाग से उसको सोल्व कर सकें। ऐसा नहीं कि जो है ए और बी करने से क्या होगा कि आप सभी लोगों को जो है माइंड में वही बैठ जाएगा। ठीक है, एक ही याद रहेगा और आप सभी लोग वहाँ पे क्वेश्चन गलती करने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सभी लोगों से, कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा लेंस है जिसको हम लोग क्या करते हैं, तो कौन सा लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, वो कौन सा लेंस है जिसको हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। अगर भाई आपसे अपसारी लेंस के बारे में पूछा जाए, अपसारी लेंस जो होता है, अपसारी लेंस जो अपसारी लेंस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस को हम लोग क्या जानते हैं, तो अवतल लेंस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और वही अगर पूछा जाए कि अभिसारी लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अपसारी किसको जानते हैं, तो अपसारी अवतल को जानते हैं, और अगर उत्तल की बात की जाए तो अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड में ये कई बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी लोगों को विश्वास नहीं हो तो क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जो है आप सभी लोग मेरा बात कितना सही हो रहा है। वहाँ पे जाके देखिएगा कि सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, और ये जो है आप सभी लोग हल्के में मत लीजिए, इसको करिए। ठीक है, और सारे क्लास को करिए, एक ही क्लास को नहीं, सारे क्लास को करिए। ठीक है, ताकि आप सभी लोग एग्जाम तक जो है अभी से एग्जाम तक जो है आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे तो आप सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव जो कटने का चांस होता है, ठीक है, ये सोकड़ नंबर है, इसको सोकड़ नंबर कहा जाता है। सोकड़ नंबर का मतलब क्या हुआ कि जो है इसका यहाँ पे नंबर नहीं कटता है। अगर आप एक सही करते हैं तो आपका 1 नंबर दे दिया जाएगा, सब्जेक्टिव में कट जाएगा थोड़ी बहुत, 1 या 2 नंबर कट जाएगा, लेकिन जो है ऑब्जेक्टिव में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर सही है तो सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है वो टीचर के ऊपर डिपेंड करेगा सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितने क्वेश्चन को आप सही कर रहे हैं। जो सही है आपका सही है, वो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव को सही से सही, ज़्यादा से ज़्यादा सही कर सके, ताकि जो है आप सभी लोगों का जो मतलब एग्ज़ाम है वो सही तरीके से जा सके, और आप लोग जो सोच कर रखे हैं कि 400 प्लस मार्क्स आना चाहिए, 400 नंबर आना चाहिए, तो वो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और इसको याद रखना है सभी श्रेणियों को। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है सभी लोगों से, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है, पहला वर्ण जो होता है, वर्ण पहले आपको बताए थे क्या, वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं तो रंग भी कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण होता है वो कितने होते हैं, तो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको हम सारा बताते हैं। तो प्रकाश के जो प्राथमिक वर्ण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है, लाल होता है, उसके बाद में आपका हरा होता है, और आपको क्या होता है तो नीला होता है। देखिए अगर देखेंगे आप सभी लोग जो है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या हो जाएगा तो नीला और हरा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर देखिए अगला देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, हरा। तो यहाँ पे क्या क्या है तो आपको याद रखना है। पहला क्या बताए थे आप सभी लोगों को, पहला लाल बताए थे, उसके बाद में नीला बताए थे, उसके बाद में क्या बताए थे हरा बताए थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बताए थे आप सभी लोगों को, हरा बताए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जो प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होते हैं वो कौन कौन होते हैं, पहला आपका लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा नीला। ये तीन आपके प्रकाश के प्राथमिक वर्ण होते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि इसमें निम्नलिखित में कौन जो है प्रकाश के प्राथमिक वर्ण है, लाल भी दे दे ऑप्शन में, बाकी जो है ऑप्शन नहीं दे, नीला नहीं दे, एक ही ऑप्शन दे सकता है। यहाँ पे तीनों दिया गया है तो तीनों इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखना है सभी श्रेणियों को कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कितने होते हैं, तो तीन होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, लाल होता है, नीला होता है और हरा होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित में कौन जो है क्षेत्र जो कौन जो है नेत्र का क्या है रंगीन भाग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो आइरिस, जो आइरिस होता है वो क्या होता है तो रंगीन भाग होता है। आपको याद रखना है जो आइरिस होता है, आइरिस जो होता है, आइरिस को हम लोग अन्य नाम से क्या जानते हैं, तो अन्य नाम जो होता है आइरिस जो है, आइरिस को हम लोग क्या कहते हैं तो परितारिका भी कहते हैं, ठीक है। तारिका भी इसको हम लोग कहते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 1 HP बराबर क्या होता है, तो 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है, तो 746 वाट होता है। और आपको याद बता दें यहाँ पे कि जो है 11 से लेकर के, ठीक है, 2011 से लेकर के, ठीक है, आप सभी लोग जो है 18-19 तक क्वेश्चन कर लीजिएगा, और आसानी से आप सभी लोगों का जो है 15 से 20 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा आप सभी लोगों को एग्जाम में। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1 HP इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि वाट जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। वाट जो होता है वो किसका एसआई मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग करते हैं। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, सभी लोग बताएंगे। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का हम लोग क्या करते हैं तो वहाँ पे प्रयोग करते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। जो उत्तल लेंस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में आप सभी लोगों को बता दें। जो आप सभी लोग जो है किसी छोटे वस्तु को बड़े आकार में देखने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है सभी लोगों को, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जब किसी चालक से हम लोग विद्युत धारा को क्या करते हैं तो प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित होती है तो उसमें जो गतिशील कण होता है, ठीक है, जो प्रवाहित होने के बाद उसमें कौन सा ऐसा कण होता है जो कि गतिशील होता है, बताना है सभी लोगों को कि एटम होता है, आयन होता है, या प्रोटॉन होता है, या आपको इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो विद्युत धारा में प्रवाहित धारा जो होता है वो जो कण होता है वो क्या होता है तो गतिशील कौन सा कण होता है, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एम्पियर जो घंटा होता है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा जो होता है वो किसका मात्रक कहते हैं, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक होता है। और आपको सभी लोगों को याद रखना है कि आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो कूलम्ब आवेश का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी श्रेणियों से बताएंगे। यहाँ पर जो विद्युत धारा होता है, जो विद्युत धारा होता है उसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोगों को बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और जो वोल्ट होता है वो किसका मात्रक होता है, तो विभव का मात्रक होता है। और आपको याद रखना है, चलिए अगला यहाँ पे याद रखना है सभी लोगों को, जो है ओम जो होता है, ओम किसका मात्रक होता है, तो ओम जो होता है वो किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा किसका, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो आपको याद रखना है एम्पियर होता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी श्रेणी से बताएंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है, किस वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या होता है, तो उत्तरदायी होता है। और आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 3 ऐसे गैस जो होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। पहला जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हो जाएगा, उसके बाद में आपका ओजोन हो जाता है। ठीक है, ओजोन का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, तो ओजोन का सूत्र जो होता है, ओजोन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो O3 होता है। और आपको याद रखना है एक और गैस है जो कि क्या है, तो आपको मीथेन है, CH4। ठीक है, ये तीनों जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी श्रेणी बताएंगे कि शरीर में भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में अगर भोजन का पाचन हो रहा है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो अपचयन है, यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग को याद रखना है कि शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का जहाँ पे ह्रास होगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। यहीं पे अगर पूछा जाए कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो अपचयन। ठीक है, आप सभी लोगों को याद रखना है। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, कि जब दो पदार्थ, जो दो यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी लोगों से बताएंगे कि जो कली चूना होता है, जो कली चूना होता है, आप सभी लोग बताएंगे जो कली चूना होता है, कली चूना को जब हम लोग क्या करते हैं, कली चूना को हम लोग जल में यानी कि H2O में जब डालते हैं तब अभिक्रिया जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, ये सभी लोग बताएंगे कि जब कली चूना होता है, कली चूना को हम लोग क्या करते हैं, तो कली चूना को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। ठीक है, तो पानी में जो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको कली चूना का फार्मूला क्या हो जाता है, तो कली चूना का जो फार्मूला होता है तो CaCO हो जाता है। और आपको याद रखना है जब इसको हम लोग पानी में घुलाते हैं तो घुलाने के बाद क्या होता है, तो ये आपको जो है ऊष्मा को जो है बाहर निकालता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा को क्या करता है, तो बुलबुला निकलने लगता है। जब आप लोग चूना को पानी में डालेंगे तो क्या हो जाता है, तो वहाँ से बुलबुला निकलने लगता है। तो वही बुलबुला जो होता है वो क्या होता है, तो आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या होता है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग शेर श्रेणी बताएंगे, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे कि जो है कुछ क्वेश्चन आप सभी लोगों से करने जा रहे हैं, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग शेयर करिए, तो सबसे पहले सभी लोग शेयर करिए, तो एक बार सभी लोग शेयर करिए, सभी लोग शेयर करिए जल्दी से। चलिए हम लोग बात करते हैं, सभी लोग बताएंगे जो अम्ल होता है, अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल जो होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो 1 से लेके 7 से कम होता है। ठीक है, जो 1 से लेके 7 से, मतलब ये क्या होता है, तो 7 से कम होता है। ठीक है, 7 से कम होगा।
अब वही अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्षार होता है, क्षार का पीएच मान पूछा जाए तो क्षार क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है पीएच मान क्षार का। अगर आपसे पूछा जाए जो उदासीन होता है, उदासीन जो होता है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे आप सभी लोगों से क्या पूछा जा सकता है, कुछ बताते हैं आप सभी लोगों को कि जो टमाटर का जो रस होता है, यहाँ पे बताना है सभी लोगों को, जो टमाटर होता है, टमाटर जो होता है उसका जो रस होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7.1 होता है, और सॉरी 4.1 होता है, यानी कि 4.1 होता है। और ये क्या हो जाएंगे, जो जिसका भी 7 से कम होगा वो क्या हो जाएगा, किस प्रकृति का होगा तो ये आपको अम्लीय हो जाएंगे। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि खून जो होता है, जो खून होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो खून का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। और ये क्या हो जाते हैं, तो खून जो होते हैं किस प्राकृतिक, इस खून का जो प्राकृतिक होता है, प्राकृत होता है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी में अगर बात की जाए तो वर्तमान में कुल कितना तत्व है, तो वर्तमान में कुल जो तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है, तो 118 तत्व है। आप सभी लोगों को याद रखना है। जो आपको पूछा जाए यहाँ पे कि जो साधारण नमक होता है, साधारण नमक जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो NaCl उसका फार्मूला होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो धुआं सोडा होता है, जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O जो होता है उसका फार्मूला होता है धुआं सोडा का। आप सभी लोगों को याद रखना है। चूने का पानी जो होता है, जो चूना का जो पानी होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो OH का होल 2 होता है। और आप सभी लोग को याद रखना है जो OH होता है, OH किसका क्रियाशील मूलक होता है, तो OH जो होता है वो किसका क्रियाशील मूलक होता है, तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को कुछ और याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, भारी जल जो होता है, भारी जल क्या होता है, तो भारी जल जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो D2O जो होता है वो भारी जल का सूत्र होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जो जिप्सम होता है, जिप्सम जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। और आपसे पूछा जाए कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या हो जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है तो CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। ठीक है, यानी कि हाफ हो जाता है। ठीक है, जिप्सम का जो है वो क्या हो जाता है, तो हाफ हो जाता है। और आपको याद रखना है जिप्सम के द्वारा जो ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जिप्सम के द्वारा जो ही हम लोग क्या बनाते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं। आप सभी लोग को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आज का आप सभी लोगों को लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा, यानी कि आज का क्लास आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। और सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाइए आप सभी लोग जो है, राखी तो बन ही गया होगा, मतलब रात में क्लास हो रहा है तो राखी तो बन ही गया होगा। तो उससे पहले आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो शेयर कर सकते हैं सभी भाई बहन के साथ, जितने भी बहनें हैं उनके पास आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो है अगर वो क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे तो आप सभी लोगों से कुछ उनको मदद मिल सके रक्षाबंधन के दिन। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप सभी लोग को बता दें कि नोट्स लेने के लिए आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, लास्ट की आप सभी लोग 15 से 20 मिनट का जो क्लास होगा उसको आप सभी लोग मिस मत करिएगा। आगे का जो भी क्लास हो उसको मिस कर जाइएगा, लेकिन जो है लास्ट में जो है आप सभी लोग क्लास मत मिस करिएगा। जो 20 मिनट का क्लास होगा, 20 मिनट में आप सभी लोगों को मतलब कल से या परसों से, मतलब 20 मिनट में जो भी बिहार बोर्ड के पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सारे कराएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग लास्ट के 15 से 20 मिनट आप सभी लोग कोई क्लास को मिस नहीं करेगा। ठीक है, पूरे क्लास को देखिएगा। अगर आप सभी लोगों को बेचैनी हो या क्या बोलते हैं ना, बच्चे को क्या होता है कि जो है पढ़ाई के टाइम पे जो है बहुत सारा जो है प्रॉब्लम आने लगता है वो सबको। ठीक है, मतलब जो है 3-4 कट्ठा कहीं जोतना जाना रहता है, तो वो सब के लिए तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो क्लास को मिस कर सकते हैं। और आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो आप सभी लोग लास्ट के जो है 15 से 20 मिनट का क्लास जो है आप सभी लोग मिस मत करिएगा। ठीक है, बाकी 10 मिनट मिस कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव नॉर्मल कराते हैं, तो उस समय जो है ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बट लास्ट में जो है जो भी क्वेश्चन कराते हैं वो सारे जो है डिटो बिहार बोर्ड में लड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप सभी लोग उसको मिस मत करिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी लोग ऑब्जेक्टिव लेने के लिए कर सकते हैं, जो मतलब
PDF लेने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 9576 62 पे कॉल करके आप सभी लोग PDF ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग को बता दें कि शेयर कर दीजिए, सभी लोग अपने भाई बहन के पास सभी लोग शेयर करिए। जितने भी शेयर हैं वो सभी लोग क्या करेंगे, शेरनी के पास शेयर करेंगे। ठीक है, जितने भी शेयर हैं वो लोग क्या करेंगे, तो शेरनी के पास शेयर करेंगे, ताकि वो भी आप सभी लोग के मदद से वो भी पढ़ सके। ठीक है, लड़की भी आगे बढ़ सके। आप सभी लोगों का सपोर्ट उन सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग का फर्ज बनता है कि जो है बहन की जो है मतलब जो हर एक मतलब मुश्किल समय पे उनका साथ दे। और इस समय जो है आप सभी लोग का सपोर्ट एक दूसरे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल का जो वीडियो आएगा, आज जो है आप सभी लोगों का साइंस हुआ है, और कल का जो वीडियो आएगा वो सामाजिक विज्ञान का आएगा, और वो भी 30 क्वेश्चन आएगा। लेकिन उसमें जो है क्या आएगा, तो 30 क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, 30 क्वेश्चन के साथ जो है 30 ऑब्जेक्ट मतलब जो है 30 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसके साथ साथ जो है आपको 3 जो है उसके शॉर्ट आंसर यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और साइंस में भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।